बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, 2004 की ये शब थी, रात 8 बजे का वक्त था। एम्स्टर्डम के एक घर के ऊपर एम्स्टर्डम की पुलिस और कुछ सिविल कपड़ों में मौजूद मकामी जो उनके अहलकार हैं, वो एक घर पे बेल बजाते हैं, दस्तक देते हैं और काफ़ी मरतबा दस्तक देने के बाद वो दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाज़े में जो सामने साहब हैं वो एक उम्र रसीदा साहब हैं, पाकिस्तानी नजात हैं बट एम्स्टर्डम में मौजूद हैं और उनकी एक उम्र रसीदा बेगम है। अपनी बेटी के साथ वो उस घर में रिहाइश पजीर होते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो ये अहलकार उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से और सवालात का सिलसिला शुरू कर देते हैं। इसी में उनकी बेटी भी आ जाती है जिसका नाम कौसर है, कौसर ख़ान। उससे भी सवालात किए जाते हैं और एक सिविल कपड़ों में मौजूद अहलकार उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें एक ख़त मौसूल हुआ होगा और वो उस एड्रेस से फ़लानी जगह से बताता है कि जी आया होगा, तुम वो मुझे ख़त दिखाओ कहाँ पे है। वो लड़की को साथ ले जाता है जहाँ पे उसकी चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं और वहाँ से वो ख़त उसको मिल जाता है जिसकी उसको तलाश होती है। अब जब वो उसको ख़त मिल जाता है तो वो ये देखता है कि ये ख़त अभी तक बंद है और ये काफ़ी दिन पहले इसको मौसूल हुआ है और उसने अभी तक इस ख़त को नहीं खुलता। उस सिपाही का या उस शख्स का काफ़ी ज़्यादा जो शक है वो यकीन में बदलने लग जाता है। वो उस लड़की को अपनी उस टीम के हमरा वहाँ से ले जाता है। मकामी पुलिस स्टेशन पे कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं और कुछ कहते हैं कि जी खुफिया मकाम पर ले जाते हैं। वहाँ जाके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है और लड़की के माँ बाप भी पीछे पीछे चलना उसके ज़रा शुरू हो जाते हैं कि कहाँ पे आप जा रहे हैं और आप लोग कौन है और मसला क्या है। अब मसला सारा शुरू होता है कि ये वो ख़त है जो इस लड़की को लिखा गया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जानिब से। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के भाई PIA में एक मैनेजर थे। ये वही थे जिनके घर पे रेड हुआ था और ये उनकी बेटी थी कौसर ख़ान, जिसको इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है मकामी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से। तहकीकात का अमल शुरू हो जाता है और उन तहकीकात में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। उस ख़त को अपनी तहवील में वो लोग रख लेते हैं और उनको फिर फैमिली को अपने वापस घर जाने देते हैं, लेकिन उनको ये कहते हैं कि आपसे इंटेरोगेशंस जारी रहेंगी और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक फिर चलता रहता है। मैंने अर्ज़ किया 2004 था ये जब का मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ। इसी किस्म का एक ख़त एग्जैक्ट वो लिखा जाता है लंदन में और लंदन में जिस खातून के पास पहुँचता उसका नाम था दीना। उस लड़की को जो लंदन में मुकीम थी, वहाँ पर रिहाइश पज़ीर भी थी और वहाँ से कुछ तालीम वगैरह भी उसने हासिल की है, उसके पास भी एग्जैक्ट यानी आप समझ लें कि उसका कॉपी पेस्ट जो है वो ख़त मौसूल होता है। ये ख़त 3 ज़ुबानों में होता है, एक थी उर्दू, दूसरी थी अंग्रेज़ी और तीसरी थी डच। इन तीनों लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ उसके पैराग्राफ्स या उसके इक़्तिबास थे। 3-4 सफ़ों पर यह मुश्तमिल था ख़त जिसको लिखा गया होता है लैंग्वेजेस के अंदर। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान किसी के हसार में होते हैं। कुछ का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं जो ISI ये सारा मामलात को कंट्रोल करती है पाकिस्तान से बैठ के। वो फ़ोन करवाती है ISI लंदन में उनकी बेटी को जहाँ पर ये ख़त उनको रिसीव हो चुका होता है और मेक श्योर कराती है कि वो ख़त वेस्ट किया जाए, उसको या तो फाड़ दिया जाए या जला दिया जाए या जो भी तरीक़ाकार है जो जिस तरह तारीख़ के अंदर वज़ा है। और उधर डच सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास वो ख़त मौसूल हो जाता है। ये भी ख्याल किया जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने 3 ख़त लिखे थे 2004 में और सेम वो ख़त थे, लेकिन वो 3 जगह पे उसकी कॉपियाँ भिजवाई थी। एक कॉपी जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि डच पुलिस रेड करके हासिल कर लेती है, दूसरी कॉपी उनकी बेटी से जो है बज़रिया फ़ोन बाय फोर्स उनसे ज़ाया करवाई जाती है और तीसरी कॉपी के हवाले से कोई भी मालूमात हासिल नहीं हो पाती। ये खतूत थे जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि इसमें एटमी राज लिखे हैं, एटमी राज इसमें पिनहा हैं और इनको एक जगह पे ये भी रिपोर्ट किया गया है कि इनको डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी बेटी जो दीना जिसका नाम था उसको कहा था कि इनको लेके मीडिया और ब्रिटिश मीडिया पे चली जाओ और वहाँ पे जाके जो भी उसके अंदर मतन था वो पढ़ो और उसका जिक्र करो और इसके साथ एक मुसव्वदा या उसके एक डायरेक्शन लिखी थी वो भी देना शुरू करो। 2004 में ये सारी कार्रवाई होती है जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है, जिस वजह से डच पुलिस जो है और सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आती हैं और लंदन के अंदर भी काफ़ी हरकत होती है और दुनिया के काफ़ी और मकामात और ममालिक के अंदर जो है वो इस किस्म के ऑपरेशंस शुरू हो जाते हैं, जिसमें प्राइमरी मकसद होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जितनी मोबिलिटी
जितनी मूवमेंट थी और जितनी माजी में उनकी मूवमेंट रही, उस सब के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए, मैक्सिमम मालूमात को पकड़ा जाए, रोका जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में 2004 में पाकिस्तान के पास अमरीकी CIA के चीफ़ आते हैं पाकिस्तान में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में उनके आगे एक पलंदा, एक मुसव्वदा रखते हैं सबूतों के साथ, जिसमें बकौल जनरल मुशर्रफ के वो उनको ये कहते हैं कि आपके साइंटिस्ट जो फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब है आपके, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, लिबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया समेत और भी कुछ ममालिक हैं जहाँ पे एटम बॉम्ब को या उसके जो भी तरीक़ाकार इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी, या जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो उसको बनाने का जो मैकेनिज़्म है, उसको इन ममालिक के हैंड ओवर कर रहे हैं। ये उसके सबूत हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इस हवाले से जनरल मुशर्रफ ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू भी दिया, वो सुनिए आप। जॉर्ज चैनन आया आपके पास, अभी आपको नहीं पता क्या मवाद लेके आ रहे हैं? अच्छा, उसने आराम से ब्रीफ केस उठाया, जॉर्ज चैनन ने, हाँ, CIA चीफ, खोला, एक फाइल निकाली, अच्छा, मुझे कहा मिस्टर प्रेसिडेंट इफ यू डोंट माइंड, वो मुझे दे दिया। अब मैंने वो निकाली ना, सेंट्रीफ्यूज, तस्वीरें, अच्छा, सिग्नेचर्स, डॉक्टर कदीर के नंबर, इतना पुलंदा, तस्वीरें, इनके साथ इनका एक खास आदमी था कोई। अब मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ, और मैंने कहा मैं इसको क्या बताऊं मैं इसको। अब ये तो 100% प्रूफ है। उन्होंने पूरे केस को जब पका लिया ना जी, इससे तो फिर ले गया, फिर वो मेरे सामने लेकर, और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था। तो वी डिसाइडेड टू हैंडल, मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज, आंसू से रोकर मेरे घुटने। और क्या कहा? मैंने कहा, कदीर साहब डोंट एम्बैरेस मी। अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है, ना इसके ऊपर प्रेशर था, वो खुद इतना शर्मिंदा। एक आदमी रो रहा है और मेरे घुटनों को हाथ लगा रहा है, तो मैंने क्या उसको प्रेशराइज करना था? उसके बाद क्वेश्चन वाज टू प्रोटेक्ट दिस मैन। वो डिमांड हो रहे थे कि इसको दो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्या चाह रहे थे? डॉक्टर कदीर को उनके हवाले कर दिया जाए? यस, मैंने कहा नो। जनरल मुशर्रफ का ये कहना था कि मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को उनके हैंड ओवर कर देता। दूसरा रास्ता ये था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था अमेरिका का, और मुमकिन तौर पे सैंक्शंस लगने जा रही थी, और हैवी किस्म की सैंक्शंस लगने जा रही थी। मैं पूरे के पूरे मुल्क को उसमें झोंक देता। तो मैंने ये तय किया कि ना ही सैंक्शंस लगेंगी और ना ही डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हम उनको देंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पे जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को जो है ये राज हैं वो दिए हैं ताकि वो ये ताकत या ये जौहरी कैपेबिलिटी हासिल कर सकें, ये एक बहस है। बहस ये है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने दिया, बहुत सारे लोगों का ख्याल है नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दिया, और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था, चूँकि 1998 में वो एक जौहरी ताकत बन चुके थे, तो वो ये चाहते थे कि पहली मुसलमान जौहरी ताकत हम हैं, तो इसी तरह बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी जौहरी ताकत बने और मुसलमानों की आवाज़ दुनिया के अंदर बुलंद हो, मज़ीद तगड़ी हो, और वो ताकतवर जो है वो एक एंटिटी के तौर पर पहचाने जाएं। ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव था, प्लान था। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, और दूसरा ये है कि ज़ाती तौर पे, ज़ाती कैपेसिटी में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने सारा काम किया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उसके एवज़ बड़े बड़े महल्लात, बंगले और कैस्पियन सी में अपने विलाज लिए, और उनके पता नहीं कितने बैंक बैलेंस हैं, उनकी 30 ममालिक के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, दुबई के ज़रिए सारा कुछ ऑपरेट करता था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। खैर, इस असना में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के ऊपर ये तमाम तर इल्ज़ामात, और यहाँ पाकिस्तान के ऊपर तमाम तर इल्ज़ामात आते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त के पाकिस्तान के रूलर थे उनसे मुलाकात करते हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट कौम के सामने आता है, जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने राज दीगर ममालिक को दिए। लार्जली चीज़ें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर वो अपोलोजेटिक होते हैं। उनके इस अमल के बाद उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जनरल मुशर्रफ उनको हाउस अरेस्ट करते हैं, लेकिन उनको पार्डन करते हैं, और IAEA या ऐसे जितने भी वेस्टर्न खोजी जो उनके पास आके खोज लगाना, इंटरव्यू या इंटेरोगेट करना चाहते थे
किसी को भी पाकिस्तान एक्सेस नहीं देता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। ये मैंने जो आपको बयान किया है ये 2004 की एक्टिविटी है, जब ईरान को एटम बॉम्ब देने या उसका राज बताने लीबिया और नॉर्थ कोरिया को मदद फराहम करने, उसका राज बताने पे रोल प्ले किया। अब आगे चल के आपको बताता ये हूँ कि ये सारा मामला है क्या और मामलात आज कहाँ पर स्टैंड करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हम में नहीं रहे। अब से कुछ ही दिन कबल जो है वो जहाँ बहक हो गए, कोरोना का शिकार हो गए और यकीनी तौर पे पूरी जो है वो कौम अफसरदा है। In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apology. डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ये कन्फेशनल स्टेटमेंट कुछ अरसे बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मल्टीपल जगहों पर ये कहते रहे कि ये स्टेटमेंट मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाई गई, मुझसे जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा गया कि आप ये कन्फेस करें, नहीं तो पूरा मुल्क जो है वो सैंक्शंस की जो है वो लपेट में आ जाएगा। चुनाचे मुझे वो कहना पड़ा और उसके बाद वो अदालत में भी गए और अदालत में उन्होंने अपने आप को अदालत से एक फ्री मैन के तौर पे डिक्लेयर भी करवाया और एक आज़ाद शख्स के तौर पे उन्होंने ज़िंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन शायद वो जी नहीं पाए। वो एक ज़बरदस्त किस्म के सिक्योरिटी हसार में हमेशा से ही रहे। ये मैं आपको सारा वाक़या बयान कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ उनके ईरान वाले मामले से था। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान ने ईरान को, लीबिया को और नॉर्थ कोरिया को एटमी राज दिए? इसके ऊपर एक बहस है। अगर दिए तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दिए या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ज़ाती हैसियत में दिए? मामला कुछ यूँ गर्म हुआ कि जब 2003 में अमेरिका ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जंग का ऐलान तो कर रखा था और उसने जब इराक़ के ऊपर हमला किया और इराक़ पे काबिज़ हो गया और सद्दाम हुसैन को उसने उसका कला कमा करने का सोच लिया, तो लीबिया में मौजूद वहाँ के जो लीडर थे, रूह रवां थे, मोमर कज़ाफ़ी, उनकी जान हलक में आ गई और उन्होंने कहा कि भाई इनके साथ ये करने लगे हैं तो मेरे साथ भी ऐसे करेंगे। तो मुझे CIA के साथ, मुझे MI6 के साथ, यानी अमेरिका, बरतानिया और ऐसी जो कोलिशन फोर्सेस हैं, मुझे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। तो ये मैं नहीं कहता, ये भी तारीख़ दान कहते हैं कि मोमर कज़ाफ़ी अमरीकियों के पास गए और उनको जाके उन्होंने कन्फेशन किया कि अगर हमने थोड़ी सी लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम की एनरिचमेंट की है तो वो हम टेपर डाउन कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता मार्केट में, मुस्लिम मार्केट में इस वक्त एक ऐसी कुव्वत है जो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को एटमी कुव्वत बनाना चाह रही है और इस सब का लीडर एक शख्स है, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। उस शख्स को आप पकड़ लें तो मुस्लिम उम्मा मज़ीद न्यूक्लियर पावर जो हासिल करना चाह रही है या जिस एजेंडे पे एक मुल्क इस वक्त लगा या एक शख्सियत लगी है, उसको आप रोक पाएंगे। अमेरिका ने तब ये सारा ऑपरेशन शुरू किया। मोसाद जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये सारा ऑपरेशन शुरू किया और उन्होंने माजी में भी जो नीदरलैंड्स में रहते थे, आप जानते हैं, मैं उनकी डिटेल या उनकी बायोग्राफ़ी तो आज बयान नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की। तो जो लोग जानते हैं वो तो यकीनी तौर पे इल्म रखते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्होंने नीदरलैंड से तालीम हासिल की, बेल्जियम भी कुछ अर्सा रहे, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत उन्होंने वक्त गुजारा और वहाँ पे रहने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान आए और उन्होंने आके पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे जो जौहरी ताकत पाकिस्तान को बनाया, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि कई साल पहले पाकिस्तान जौहरी ताकत बन चुका था, लेकिन 1998 में उसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया। यहाँ पाकिस्तान ने दुनिया को डिक्लेयर किया कि जी हम जौहरी ताकत हैं। उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि वो नीदरलैंड से मुख्तलिफ़ कुलिये और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो चोरी कर पाकिस्तान ले आए थे और उन्होंने यहाँ पे लाके न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम करना शुरू किया और उन ड्राइंग्स के ऊपर काम करना शुरू किया जो वहाँ पर मौजूद थी। खैर, उसके अलावा वहाँ पे इंक्वायरी भी शुरू हुई जिसमें उनको क्लीन चिट दे दिया गया। एनीवेज़, टू कट इट शॉर्ट, ईरान को पाकिस्तान ने जौहरी चीज़ें दी या नहीं दी, इसके ऊपर पाकिस्तान में खामोशी रही, लेकिन कुछ हलकों में पाकिस्तान में ये चीज़, ये मौक़िफ़ सामने आया और बाबंगे दुहल आया कि बिल्कुल पाकिस्तान ने ईरान को जौहरी टेक्निक, जौहरी सलाहियत बनाने के लिए तमाम तर वो चीज़ें मुहैया की हैं और वो और भी कुछ ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को करना चाहता है। और इस हवाले से कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो झूठ चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सच भी चल रही हैं। अगर आप तारीख़ के औराक पर नज़र दौड़ाएँ तो ये बात आप समझ पाएंगे कि ईरान को जौहरी ताकत बनने में
जो शायद वो आज बन चुकी है, या हो सकता है कुछ अरसे के बाद वो ऐलान कर दे, या हो सकता है कि वो कभी भी ऐलान ना करे। लेकिन अभी तक चलो यूँ कह रहे हैं कि जितनी भी जौहरी अचीवमेंट है या एडवांसमेंट है ईरान की, जिसकी वजह से इसराइल और अमेरिका की जो है वो रातों की नींदें उड़ी हैं, उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।